बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ग्राम, इससे कबल आप मसीहा की 105 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 106 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी लाजमन किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी मोहब्बतों का सबूत लाजमन दिया करें। आइए इस दास्तां का आगाज करते हैं। इसी की मदद से तो मैं उस नर्क से निकल पाई हूं। मैं चंबेली की अकल से ज्यादा उसके झूठ पर अशश कर उठा क्योंकि वो इसके बरअक्स था। तो क्या ये भी हमारे साथ चलेगा? फिक्कू ने सवाल किया। हाँ तो क्या हुआ? ये रतलाम तक जाएगा पर हम तो ओहदेपुर अलग हो जाएंगे, चंबेली ने बताया। तो फिक्कू सोचने लगा। अब क्या सोचने लगा रे तू? समय नहीं है, कोई इधर आ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चंबेली ने उसे झंझोड़ा तो फिक्कू ने सिर्फ उसे सारणी पर सवार होने का इशारा किया और खुद भी उचक कर सवार हो गया। फिर उस बदबख्त ने मुझे पैदल सारणी के साथ साथ चलने को कहा और नाचार में दांत पीसता हुआ उनके हमरा चल पड़ा। हम एक तरफ तारीकी में बढ़ते चले गए। लगभग कोई 40-50 काम के बाद वो हमें लेकर एक पड़ाव में पहुंचा। पता चला कि यही वो काफिला था जो जोधपुर से रवाना हुआ था और अब यहां जरा सस्ताने के बाद आगे कूच करने की तैयारी में मसरूफ था। हम तीनों भी इनमें शामिल हो गए। अब मैं दिली दिल में यही दुआ मांग रहा था कि जल्द से जल्द ये काफिला यहां से रवाना हो जाए। देखा जाता तो अब मैं पूरी तरह चंबेली के रहमो करम पर ही था। वो और उसका महबूब फिक्कू मेरे साथ धोखा भी कर सकते थे, लिहाजा इन दोनों पर ज्यादा देर तकिया करना बेवकूफी ही होती। असल मसला इन दोनों की मदद से काफिले में शमूलियत का था, वो हल हो गया था। यूं मैंने राह बदल ली और उनमें रल मिल गया। ढंग के कपड़ों की गठड़ी मैंने अपनी बगल में दबा रखी थी। काफिला रवाना हो चुका था। यह काफिला एक अंदाजे के मुताबिक 30-40 अफराद पर मुश्तमिल था। इनमें एक ही खानदान के कई अफराद भी थे और कुछ मेरी तरह अकेले दुकेले भी। कुछ ऊंटनियों पर सवार थे और चंद सारनियों पर। कुछ गधा सवार भी थे, बाकी प्यादा थे। मैं चंबेली और फिक्कू से दूर होकर सबसे आखिर में आ गया था। अभी तारीकी थी और सब खामोशी से चले जा रहे थे। मुझे डर हुआ कि दिन की रोशनी में कहीं मेरा भांडा न फूट जाए, लिहाजा बेहतर था कि मैं इस दौरान किसी से साहिबे सलामत इस्तवार कर लेता ताकि मुझे दीगर लोग अपना ही तस्वीर करते। इसके लिए मुझे जल्द ही एक जोड़ा मिल गया। ये अधेड़ उम्र मियाँ बीवी थे जो एक चोबी रेढ़े पर एक छतनार सा होदा बना के सवार थे। होदे का ऊपरी हिस्सा खुला हुआ था जो बवक्ते जरूरत बंद भी किया जा सकता था जब धूप निकलती। इस रेढ़े में एक सांड जुटा हुआ था। इसकी रासें बूढ़े ने संभाल रखी थी। एक लालटेन जो भी तख्ते के नीचे झूल रही थी, यूं जैसे ये रेलगाड़ी की आखिरी बोगी हो। वो दोनों बूढ़े मियाँ बीवी खांसते भी जाते और आपस में बक बक झकझक भी करते जाते। मैं इनके रेड़े के साथ साथ चलने लगा तो बुढ़िया की नजर मुझ पर पड़ गई और यही मैं चाहता भी था। वो फौरन अपने मर्द से बोली, ए हे प्रभु, ये बेचारा पांव पैर चले है, थक जावत है, सफर लंबा होवे है, इसे सवार क्यों नहीं कर लेवत? अरे प्रबन, तू इसकी चिंता मत कर, और भी जवान पांव पर चलत हैं, ये कोई बड़ी बात ना ही है। मैंने दिल में प्रबन को दुआएं दी और उसके प्रभु पर लानत भेजी। अरे नहीं, इसे उठा लियो ना, ये रेड़ा चलाएगा, प्रबन ने कहा। अब यहां लोहा गर्म देखकर मुझे भी कुछ करना चाहिए था, लेकिन मैं इनकी बोली और लहजा नहीं अपना सकता था। इसलिए एक चाल मेरे दिमाग में पहले ही से समाई थी। मैं गूंगा बन के और हाथों के इशारों और गूंगा से इन्हें बताया कि मैं सवार होना चाहता हूं, निज ये कि मैं रेड़ा भी चला सकता हूं। प्रभु को मुझ पर रहम आ गया या फिर उसने अपने प्रबंध की बात रखनी चाहिए थी। उसने मुझे अपने रेड़े पर सवार होने का इशारा कर दिया और मैं एक ही छलांग में रेड़े पर जा सवार हुआ। गठड़ी एक जानिब बगल में फंसाई और बागें मैंने प्रभु से लेकर संभाली। वो मुझे हैरत और कुछ बरहम सी नजरों से घूरने लगा तो पीछे बैठी प्रबंध ने अपने शौहर को फिर हाँक लगाई, हे भगवान, ये इतना कड़ियल जवान और गूंगा। चल प्रभु, इधर आके बैठ अब आराम से। प्रभु आराम से बैठने के लिए अपनी प्रबंध के पास खिसक गया और मैं मजे से चौबी तख्ते पर रेड़े की रस्सी संभाले बैठा था। किसी ने सही कहा है कि हरकत में बरकत है और दुनिया अकल वालों की है या फिर किस्मत वालों की। मैं भी अपनी अकल और किस्मत से ख्वाह एक सांड रेड़ा से ही हासिल करने में कामयाब हो गया था और यूं मुझे एक सहारा भी मिल गया था। लेकिन बावजूद इसके कि मुझे एक कमी का फिर भी एहसास हुआ। मुझे उनके साथ कोई रिश्ता भी जोड़ना था। वो कैसे होता? इसके लिए मैं सांड की रस्सी संभाले सोचता रहा। रस्सी क्या संभालना थी, सांड खुद ही चले जा रहा था। साथ मेरा ध्यान अकब में इन दोनों की बातों पर भी लगा रहा।
प्रबंध मुझे अपने प्रभु के मुकाबले में कुछ रहमती लगी थी। है बेचारा अकेला है, पर किसी की तो औलाद होगा। अचानक प्रबंध की आवाज आई और अपने प्रभु ही से मुखातिब थी और इशारे मेरी तरफ ही कर रही थी। बस फिर क्या था, मैंने फौरन अपने चेहरे पर यतीमी तारी की रोनी सूरत बनाई और लगा हिचकियां ले लेकर बच्चों की तरह रोने। हाय हाय, इसको क्या हो गया? प्रबंध जोर से बोली तो मेरे सांड की रस्सी छोड़कर एक छलांग मार के इनके होते में आ गया। दूसरी छलांग प्रबंध के पास से उसके प्रभु ने घबराहट में लगाई और जो भी तख्ते पर जा बैठा जहां मैं सांड की रस्सी छोड़ाया था, वो अब इसने मुंह बसोरते हुए संभाली थी। मैंने प्रबंध के पैर पकड़ लिए और लगा रोने। खाए बेचारे को माता याद आ गई होगी। हस्बे तवक्का प्रबंध ने मेरे बारे में दर्द भरे अंदाज से तबसरा किया और लगी मेरे सर पर ममता भरे अंदाज में हाथ फेरने। मैंने भी रोने के अंदाज में और ज्यादा गूं गां करना शुरू कर दी और साथ ही अपना सर भी अस्बात में हिलाता जाता, जैसे प्रबंध के ख्यालात की तस्दीक कर रहा हूं। ना रो मेरे बच्चन, तू आज से मेरा बच्चन है, वो मुझे पुचकारती हुई कहती जाती। न जाने ये बच्चन की औलाद क्या था और इनका क्या लगता था। देख रहे प्रभु, हमें हमारा बच्चा मिलन गया रे, प्रबंध भी रोहन से अंदाज में बोली। तख्ते पर बैठे प्रभु ने जवाबी हाँक लगाई। बच्चन तो मिल गया, मगर ये सांड जाने लगा आगे, और तू जानती है आगे सांड ले जाने की सख्त पाबंदी हुए है। वहां सांडनियां हैं और उसने जो वहां जाकर ओदम मचानी थी तो बस फिर सरपंच हमें काफिले ही से निकाल बाहर कर देता। इस कम वक्त प्रभु को अपनी पड़ी हुई थी। मुझे इस पर सख्त गुस्सा आया। सोचा अब ये जज्बाती ड्रामा मौकूफ कर देना चाहिए। लपक कर मैं दोबारा 24 तख्ते पर आ गया और खी करते हुए प्रभु से रस्सी झपट ली। प्रभु जी से पहले ही शायद मेरी दिमागी हालत पर शुबा था। घबरा के उसने दोबारा रस्सी मुझे थमा दी और अक्कब में खिसक गया। मेरे कान इन्हीं की बातों पर लगे हुए थे और गाहे बगाहे में कन नकियों से इनकी तरफ देख भी लेता था। फिर मैंने प्रभु को अपने प्रबंध से कहते सुना, तू क्या हर किसी को अपना बचन बना लेती है? ये तो मुझे खतरनाक पागल लगत है। मैंने कनखियों से देखा। प्रबंध ने गुस्से में अपने हाथ की 5 उंगलियों की लानत बनाकर अपने प्रभु को दिखाई और बोली, तेरे मुंह में खाक, ये पागल है कोई? देखा नहीं मेरी ममता भरी आवाज सुनकर कैसे दिलगीर होके रो पड़ा था और मेरे चरण छू लिए थे इस बेचारे ने। बस हो गया फैसला, यह हमारा बचन है। मुझे प्रबंध के इस फैसले पर गहरी तमानियत का एहसास हुआ था। अच्छा, पर अब अपने इस बचन को बता दे, यूं एकदम सांड की रस्सी ना छोड़े, वरना तू जानत है ना आगे कितनी सांडनियां साथ चल रही हैं। ए हट परे, शर्म नहीं आती इस उम्र में मजाक करते हुए? प्रबंध को मैंने भोंडे अंदाज में शर्माते देखा। प्रभु दांत पीसते हुए बोला, तू नहीं समझेगी रे, कभी नहीं समझेगी। वो मुंह बनाकर बैठ रहा, लेकिन अगले हिला में उसने हाँक लगाते हुए मुझे खबरदार किया, ओए बालके, ईब के रस्सी मत छोड़ियो, समझ गए ना? मैंने उसकी तरफ गर्दन मोड़ के जोर जोर से ऊपर नीचे सर को हरकत दे दी। सफर जारी था। पोप फुटने लगी थी। दूर सहराई मशरिक की तरफ शफक की सुर्खी फैलने लगी थी। फिर कुछ ही देर बाद उजाला भी होने लगा। गर्मी का एहसास बढ़ता महसूस हुआ। अजीब फिजा होती है सहराई सरजमी की, दिन में गर्मी और रात में सर्दी। मेरा ख्याल था कि सरपंच यानी मीरे कारवां शायद काफिले को रुकने का हुक्म देता, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सफर मुसलसल दिन भर जारी रहा। जब सूरज बिल्कुल सवा नेज़े पर आ गया तो काफिले को रुकने का हुक्म मिला। मुझे परेशानी थी कि यूं प्यादा काफिला, एक तरह से ये काफिला प्यादा ही था, आखिर कब तक अपनी मंजिल तय कर सकता था। मैं इस तगदो में था कि कोई एक ऐसा बड़ा कस्बा या कस्बा नुमा शहर आ जाए तो मैं इनसे अलग होके किसी मोटर गाड़ी या ट्रेन के जरिए बंबई पहुंचने की कोशिश करूं, या फिर किसी होटल में रहते हुए तारिक या रूमी ही से राब्ता करने की कोशिश करूं, क्योंकि अब मेरा ख्याल था कि इन्हें यह हकीकत बता देना जरूरी होता कि मैं भी इधर ही मौजूद हूं। यह सुनकर इन दोनों पर हैरतों के जो पहाड़ टूटने थे वो अलग बात थी, मगर मैं इनके साथ शामिल होकर बहुत से मुतवक्का मसाइल से महफूज रह सकता था। उमेरा को मैं भूलना चाहता था, लेकिन इसके आए हुए बरकी पैगामात ने मुझे फिर बेचैन कर दिया था, जिसमें उसने कहा था कि वो यूके से करीब बंबई एक सेमिनार में शिरकत के लिए आने वाली थी। अब बार बार मेरा ख्याल उस तरफ को जाता था कि यह क्या इत्तिफाक था या तकदीर की कोई नई तरफाकारी। अब रूमी और तारिक की तरह भला उमेरा को भी क्या पता था कि मैं भी इंडिया ही की खाक छानते हुए यहाँ आ रहा हूँ। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि कस्बे और शहर एक दूसरे से कितनी मुसाफतों पर थे। इन काफिलों से तो मैंने यही अंदाजा लगाया था कि वो ज्यादा दूरी पर नहीं हो सकते थे, वरना तो फी जमाना इन काफिलों का क्या तस्वुर था। अगरचे आगे चलकर मेरा यह अंदाजा गलत साबित नहीं हुआ था।
10:30 तो हम जलते भुनते सूरज के ऐन नीचे छप्पर तले पड़ाव डाले हुए थे। लोग बाग खाने पकाने में मसरूफ हो गए। जुटे हुए जानवरों को खुला छोड़कर चरने के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि जहां हमने पड़ाव डाला था वो एक नखलिस्तान ही था। यहीं कुदरती झील भी थी। एक छोटे पाट वाली नहर भी बहती नजर आई। कुछ घास और दरख्त भी थोड़े थोड़े फासले पर इस्तादा दिखाई देते थे। अब प्रबंध मेरे बारे में हर किसी को यही बताती कि मैं इसका बचन था। न जाने बचन से उसकी कौन सी यादें वाबस्ता थी, ये तो मैं भी दरियाफ्त नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने खुद को गूंगा जाहिर कर रखा था। यूं ही अगर प्रबंध और प्रभु के दरमियान उससे मुताल्लिक को मुकालमा हो जाता तो और बात थी। वैसे मेरा अंदाजा यही था कि बचन इस बेचारी प्रबंध का कोई जवान बेटा होगा, जो या तो दुनिया से कूच कर गया होगा या फिर ये दोनों माँ बाप औलाद की रवायती बेहिसी का शिकार होंगे। पर बचन को फिर भी नहीं भूले थे। इसी दौरान मुझे मालूम हुआ कि मार्ली 30 किलोमीटर के मुसाफिर पर है। भाई ने एक मंदिर के बाहर कयाम करना था। इसकी ज़ियारत 2 दिनों तक मुकर्रर थी। मैं मार्ली के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था, मगर किस तरह ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। सोचा चलो मार्ली तो पहुंचे, फिर देखा जाएगा। जो अब दूर ही कितना था। प्रबंध और प्रभु दोनों मिलकर हांडी चूल्हा में मसरूफ हो गए। औरतें नहर और झील के किनारे कपड़े और बच्चों के पोतड़े धोने लगी। यहाँ करीब में कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। मुझे पीने का पानी मिल गया था। ये लोग सब्जी तरकारी बनाने में लग गए थे, मगर जाहिर है मैं यहाँ इनके पास से कुछ खाने पीने के मूड में नहीं था। इसलिए मैंने नखलिस्तान में वाक़ हरे भरे दरख्तों का रुख किया। वहाँ कुछ लोग नारियल और पीले रंग के डोके तोड़ने में मसरूफ थे। मेरे हिस्से में भी 1-2 नारियल आ ही गए, जिन्हें मैंने तोड़कर पहले इनका मीठा और खुश जायका पानी पिया। इसके बाद नारियल खाकर पेट की आग बुझाई। अरे तुम किधर गायब हो गए थे? अचानक एक शनासा आवाज मेरे कानों से टकराई। मुड़कर देखा तो वो चंबेली थी। मैंने चोरों की तरह इधर उधर देखा, फिर उसके दुम छल्ले पिक्कू को साथ न पाकर इत्मीनान की सांस ली और उससे बोला, मैं इधर ही था, मगर तुम हमसे अलग क्यों हो गए? चंबेली ने सवाल किया। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता था, मैंने उसे टालने की गर्ज से कहा। दिल उसे देखकर घबरा भी रहा था कि कहीं ये मेरा भांडा ही न फोड़ डाले। तब मैंने पूछा, हमारी मंजिल कितनी दूर है? बहुत दूर है, वो बोली। अभी तो हमें मार्ली में रुकना है, पूरे 2 दिन। अगर गिनती की तार नहीं लगी तो मार्ली तो हम जल्द पहुंच ही जाएंगे। गिनती की तार? मैंने उलझी हुई सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। गिनती की तार का मतलब होवे है फौजी लोग चेकिंग करते हैं, इसमें बहुत देर हो जाती है, उसने बताया और मैं परेशान हो गया। अच्छा? मेरे मुंह से बेइख्तियार तफक्कुर अमेज बरामद हुआ था कि वो एकदम मानी के अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, तू क्यों चिंता करता है रे? मुफ्त में मजे तो कर रहा है। मजे कहाँ, परेशानी है मुझे। कभी इतना लंबा सफर पैदल नहीं किया। मैंने बात मनाई, वरना हकीकत यही थी कि फौजी चेकिंग का सुनकर मैं परेशान ही नहीं, एक गहरी तशवीश में मुब्तला हो गया था। हम बंजारे तो इसी तरह ही सफर करते आए हैं। यह हमारी बरसों पुरानी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, और यात्रा का भी। अच्छा ये बता, मार्ली कितना बड़ा कस्बा है? मेरा मतलब है वहां से कोई मोटर गाड़ी जैसी सवारी मिल सकती है आगे जाने के लिए? मुझे पता था तू यही करने वाला है, वो शरारत से हंसी। हाँ, मैं काफिले में ज्यादा देर तक सफर नहीं कर सकता। मार्ली में एक रेल चलती है, कोयले के इंजन वाली, मांडले तक। वहां से तुझे बड़े शहरों की तरफ जाने वाली कोई भी ट्रेन मिल जाएगी। अच्छा, मैं खुश हो गया। उसने हाथ में कुछ पकड़ रखा था, वो मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोली, यह तरकारी मैंने बनाई थी, फुलके के साथ खाएगा? नहीं, मैंने पेट भर लिया है। अच्छा चलती हूँ। वो जाने के लिए मुड़ी तो मैंने उसे आवाज देकर रोक लिया। देख फिक्कू को अभी मेरे बारे में मत बताना कि मैं अभी तक इसी काफिले में हूं। क्यों? उसने शरारत भरे अंदाज में अपनी कुशादा आंखें घुमाई। बस कहा जो। मैंने घूरा, फिर सोचा ये मुनासिब नहीं। एकदम नरम पड़कर बोला, देखना वो मुझे तेरे साथ कब पसंद करता था। जब उसे पता चलेगा कि मैं इधर ही हूं तो यही समझेगा कि मैं अब भी तुझसे मिल रहा हूं। छोड़ इस बात को, फिक्कू से मत डर, वो सीधा साधा मंश है। पर मुझे तेरी भी चिंता है। तो किसी ऐसे वैसे पर यहां विश्वास न कर बैठना। सरपंच को तेरी शिकायत हो गई तो मेरी भी मुसीबत आ जाएगी। क्यों? तेरी क्यों मुसीबत आ जाएगी? मैंने पूछा। जाहिर है तू उसे यही बताएगा कि मैंने तुझे इस काफिले में बगैर इजाजत के शामिल किया था। गैर कौम के आदमी को इस तरह शामिल करने की सजा बहुत सख्त होवत है। मैं इतना एहसान फरामोश नहीं हूं कि तेरा नाम ले दूंगा, मैंने मुंह बनाकर कहा। वो एकदम चहक उठी। सच? पर देख तू ख्याल रख, वैसे तुझसे अभी तक किसी ने कोई बात तो नहीं की है तो मेरी चिंता मत कर। मैंने अपना ठीक ठाक बहरूप बंदोबस्त कर लिया है, मैंने उसे तसल्ली दी। अच्छी बात है, चलती हूं अब। वो मुतमईन होकर चलती। शाम झुकते ही काफिला फिर रवाना हो गया।
बकौल चंबेली मारली अब ज्यादा दूर नहीं था। रातों रात में या पो फुटने तक पहुंचने के इम्कानात थे या इससे पहले भी। अब वही मंजर था, काफिला रवां दवां था। मैं प्रबंध और प्रभु के रेड़े पर सांड की रस्सी संभाले बैठा था। आसमान पर पूरा चांद निकला हुआ था और तारों की फौज ने एक कहकशां सी इसके गिर्द बना रखी थी। सहराई मनाजिर अब छिद्री छिद्री झाड़ियों, दरख्तों और ऊंचे नीचे टीलों में बदल चुके थे। राजस्थान के बालाई इलाकों को काफी तरक्की याफ्ता बना दिया गया था। नहीं बनाया था तो एक हमारे मुल्क के थर पारकर को और चोलिस्तान को। हालांकि राजस्थान, थर पारकर और चोलिस्तान ये एक ही इलाका था, लेकिन चूंकि तकसीम हिंद के बाद सहरा का बेशतर और सरसब्ज इलाका राजस्थान की सूरत में भारत के पास चला गया था और इन्होंने इसे किसी हद तक तरक्की दी थी, जबकि हमारे थर और चोलिस्तान को तो आज तक भी वही खुश्क साली, फाका मस्ती, प्यास और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों ने घेर रखा था। वहां जिंदगी आज भी बिलक रही थी, पानी की एक बूंद को तरस रही थी। बहरकैफ जी जलाने से क्या फायदा। दुख इस बात का होता है कि आखिर को ये भी तो हमारे ही प्यारे वतन का हिस्सा है। सहरा की अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन सिर्फ सैर व तफरीह करने वालों के लिए, या फिर मेरे जैसे जिन्होंने अखबारों और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में यह सब पढ़ा और देख रखा होता है। काफिला रवां था, रात जोबन पर थी। प्रभु और प्रबन अपने होते में बैठे गुड़गुड़ी जमा रहे थे कि अचानक चलते चलते काफिला रुकने लगा, जिसका तरीका कार ये होता था कि सबसे आगे मेरे कारवां सरपंच के साथ चलने वाले लोगों में से कोई एक तिरंगा बजाता था, जिसके साथ ही लोग रुकना शुरू हो जाते थे। फिर इसी तरह आगे वालों में से 3-4 अफराद अपने अकवालों को बताते कि मामला क्या है, और यूं आखिर तक लोगों को काफिले के अचानक और बेवक्त रुकने की वजह लम्हों में मालूम हो जाती थी। यूं काफिले के अचानक रुकने की जो वजह अचानक मालूम हुई थी, उसे सुनकर मेरी रूह फना होने लगी। वही हुआ जिस खदशे का इजहार चंबेली मुझसे कर चुकी थी। काफिले को भारतीय चेक पोस्ट के एहलकारों ने गिनती की तार लगाने का हुक्म दे दिया था, जिसका मतलब यह था कि अब वो काफिले में शामिल एक एक फर्द की तलाशी और चेकिंग करेंगे। ऐसा कभी कभार होता था जब इन्हें कोई शुबा होता या इंटेलिजेंस को अचानक कोई मुश्तबा किस्म की रिपोर्ट मिलती। काफिला रुक गया। लोग गर्दनें उचकाकर घुमाकर इधर उधर देखने की कोशिश कर रहे थे। मैंने भी अपने सांड की बागें खींच ली थी। अगरचे मुझे काफिले के इस तरह रुकने के बारे में चंबेली ने बता रखा था, लेकिन फिर भी मुझे याद आने में वक्त लगा कि मामला क्या था। जब तक पता चला मेरा सांड थोड़ा और आगे जा चुका था, जो काफिले की कितार की मुकर्रा हद से मुतजाविज था। जिनके सांड थे इन्हें सबसे पीछे रहने और रखने की हदायत थी। खैर, अब तो जो हुआ वो हो गया। काफिला रुक गया। मैंने भी रेड़े के एक निस्बतन ऊंचे चौबी तख्ते पर चढ़कर इधर उधर देखा तो सामने कदरे दाएं जानब रोशनियां दिखाई थी। इंसानी हेवले भी नजर आने लगे, जिन्होंने चुस्त लिबास से तन कर रखे थे। बकौल चंबेली के ये चेक पोस्ट के फौजी एहलकार थे, जो अंदरूनी शहर आने जाने वालों की कभी कभार चेकिंग कर लिया करते थे। वह शुरू हो चुकी थी और इसके लिए पूरे काफिले की नाकाबंदी कर ली गई थी।